Students, today we are going to start with the new chapter, chapter number 5, the Equatorial Region Congo Basin. Let's start. First is introduction. Equatorial region is one of the evergreen region. It is located between 10 degree north and 10 degree south of the equator. अब इक्वेटोरियल रीजन वो रीजन होता है जो इक्वेटर के बहुत ज्यादा नजदीक होता है, विच इज नियर टू द इक्वेटर. ठीक है, ये लोकेशन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. ठीक है, जो इक्वेटोरियल रीजन है वो टॉरेड जोन में फॉल करता है, मींस उसके अंदर अंदर है. ये जो इक्वेटोरियल रीजन है वो टॉरेड जोन के अंदर है. This area covers a large part of the world, including countries. अब ये जो एरिया है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीज इंक्लूड करता है. एक लार्ज पार्ट है, बड़ा पार्ट है वर्ल्ड का, जिसमें कंट्रीज कौन सी आती हैं? कोलंबिया, ब्राजील, नाइजीरिया, उगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलेशिया, इंडोनेशिया. अब इस चैप्टर में हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे डिटेल में. ये देखो स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन. यहाँ का जो रीजन है बहुत ज्यादा गर्म होता है और बहुत ज्यादा इस रीजन में नमी होती है. ठीक है, अब इसमें पिक्चर में आप देख सकते हो लाइन ऑफ इक्वेटर है. इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, जो कंट्री है वो एक सेंटर ऑफ कॉन्गो रिवर बेसिन में लाई करती है. रिवर कॉन्गो यहाँ का मेन फीचर है जो पूरी कंट्री को कवर कर रहा है. ठीक है, और इक्वेटोरियल रीजन जो है वो इन और अराउंड इक्वेटर के लाई करता है. ठीक है, जो रिवर बेसिन है, ठीक है, एक लो लाइंग एरिया है जिसमें ये माउंटेन्स और प्लेट्यूज के साथ कवर किया हुआ है, घिरा हुआ है. ठीक है, इसे हम हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहते हैं. Next, its location. The equatorial region is located between the equator and the Tropic of Cancer in the northern hemisphere and between the equator and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. जैसे स्टूडेंट्स हमने पहले डिस्कस किया था, ये रीजन कहाँ लोकेटेड है? इक्वेटर के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. इट वाज नेम्ड जायरे फ्रॉम 1971 to 1997. ठीक है, अर्लियर इसका नेम क्या था? जायरे था, जो 1971 से लेके 1997 तक कवर किया. द कैपिटल ऑफ कॉन्गो इज किंशासा. इसकी कैपिटल जो है वो किंशासा है. ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ है? टॉरेड जोन में. वहां पर ये रीजन फॉल करता है. डायरेक्ट रेज सन की थ्रू आउट द ईयर, मींस पूरे साल डायरेक्ट रेज जो किरणें हैं वो सन की पड़ती हैं इस रीजन में, जो कि इक्वेटोरियल रीजन जो टॉरिड जोन में फॉल करता है, वहां ये इसकी सिचुएशन है. इट इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज. ठीक है, जो इसकी सराउंडिंग्स हैं, जो इसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ कॉन्गो रिवर बेसिन. ये जो कंट्री है, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द कॉन्गो रिवर बेसिन में लाई करती हैं. और आसपास ये कौन सी कंट्रीज? 9 कंट्रीज सराउंडेड है, उसके आसपास कंट्रीज है. स्टूडेंट्स, आप मैप में देख सकते हो. ठीक है, कॉन्गो इन द वेस्ट, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुडान इन द नॉर्थ, अंगोला, जाम्बिया इन द साउथ, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, उगांडा इन द ईस्ट. These are the 9 neighboring countries of Democratic Republic of Congo. ठीक है, अब अफ्रीका के एक सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का. ठीक है, और जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका में कौन सी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ठीक है, पहले हम इसको ज़ैर के नाम से जाना जाता था. इट्स कैपिटल किंशासा है. ठीक है, अब जो डीआर कॉन्गो है ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसकी वेस्टर्न साइड पे जो ये डीआर कॉन्गो रीजन है वो वहां लाई करता है. ठीक है, और इट इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज. ये जो आप स्टूडेंट्स मैप में देख सकते हो, आसपास इसके 9 कंट्रीज की सराउंडिंग है. कॉन्गो ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. तो वहां का कैसा क्लाइमेट है?
This region has hot and wet climate because of its nearness to the equator. अब यहाँ का जो इक्वेटोरियल रीजन है ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो बेसिन, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी और नमी नमी जैसा वेदर है, ऐसा क्लाइमेट है जहां पर क्या है, गर्मी और नमी है, एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक है, ठीक है, बहुत क्लोज है इक्वेटर का, क्योंकि वहां पर क्या है, डायरेक्ट रेज सनलाइट की पड़ती हैं। एवरेज टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। वहां का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 25 टू 30 लाई करता है। देयर इज नो विंटर, यहाँ पर कोई सर्दियां नहीं होती। देयर इज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होती रहती है, ठीक है। द एक्युमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स throughout the day due to high temperature leads to heavy rainfall in the afternoon। यहाँ पर मॉर्निंग्स तो प्लेजेंट होती हैं, लेकिन जब नून टेम्परेचर होता है, आफ्टरनून में क्या होता है, टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब हाई टेम्परेचर होता है उससे क्या है, हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, विद द थंडर और लाइटनिंग, बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, ठीक है, जिससे क्या है, इस रीजन में हैवी रेनफॉल होती है कुछ पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत ज्यादा कॉमन है। दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर एंड मेक्स द नाइट्स एंड इवनिंग्स कूलर। इससे क्या है, टेम्परेचर एकदम गिर जाता है, ठीक है, और नाइट्स और इवनिंग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कूलर, प्लेजेंट, एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। क्लाइमेट इज अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटी। यहाँ का क्लाइमेट अनफेवरेबल है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कई बार ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है, उसके कारण अनफेवरेबल हो जाता है पर्सन्स के लिए वहां सरवाइव करना। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। अब वहां पर क्या क्या ग्रो होता है, कौन से ऐसे प्लांट्स, ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं इस इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। The equatorial region is primarily hot and humid, hence a variety of plants and animals can be seen here। ठीक है, यहाँ पर क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, नमी होती है, ठीक है, एयर में मॉइस्चर होता है, फिर भी बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ठीक है, हम इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑलवेज यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है वो ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। इवन जो उनके वहां के ट्रीज हैं उनके पत्ते भी झड़ते नहीं है, ठीक है, दिखने में बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है थ्रू आउट द ईयर, जिससे क्या है, उनकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, ट्रीज टॉल हो जाते हैं, एवरग्रीन होती हैं, एक उनकी जो वुड है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। लेकिन कई बार यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो अनइकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, बुशेस, स्क्रब्स, क्रीपर्स हो गए, ठीक है, तो वहां पर कई बार जब हम ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहां डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, दीज आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन दिस रीजन, ठीक है, जिनके क्या, एबनी ट्री हो गई, मैहोगनी ट्री हो गया, रबर ट्री हो गया, दीज आर द ट्रीज, टॉल ट्रीज होते हैं यहाँ पर, जो बहुत मतलब यूजफुल होते हैं इस फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये जो टॉल ट्रीज है, ठीक है, कई बार एक कैनोपी फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। कैनोपी क्या होता है कि मतलब इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, श्रब्स की, क्रीपर्स की, बुशेस, टहनियां, पत्तियां इतनी ज्यादा हो जाती है, कवर हो जाती हैं, तो कई बार क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट जो सनलाइट है उसकी रेज भी पड़ती नहीं है, क्योंकि इतनी ग्रोथ है ट्रीज की, ठीक है, बिग ट्रीज है, टॉल ट्रीज है, पत्तियां इतनी ज्यादा उन्होंने कवर की होती है श्रब्स ने, जिससे क्या हमें जो रेज है, ठीक है, वो सन रेज है, ठीक है, वो इतनी मतलब रीच नहीं करती ग्राउंड पे, तब इसलिए इस फॉरेस्ट को हम डार्क एंड डैम्प फॉरेस्ट से नाम से भी जाना जाते हैं, ठीक है। हार्ट ऑफ कह सकते हैं डार्कनेस एंड डैम्प, ठीक है, मतलब इतने झरने बन जाते हैं, कैनोपी, पत्तियों के झरने बन जाते हैं कि इतनी ग्रोथ हो जाती है इस डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगल में,
कि कई बार मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ। अब कॉन्गो बेसिन में बहुत ज्यादा वेराइटी है, बायोडाइवर्सिटीज की, एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, जिसे हम नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनिमल्स हमें यहाँ पर इस रीजन में मिलते हैं। मंकीज हो गए, गोरिल्लाज हो गए, पिजन्स हो गए, चिंपैंजीज हो गए, बबून्स हो गए, ओकापी अ हॉर्स लाइक एनिमल। ठीक है, और बहुत से इंसेक्ट्स, ठीक है, जो क्या, और लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स इज फाउंड हियर। बहुत वैरायटी है, ठीक है, जहां यहाँ पर हमें बर्ड्स जो हैं, स्पीसीज है ना कह सकते हैं, हमें देखने को मिलते हैं इस रीजन में, इस डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगल में, जो क्या है, इट इज कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, एनिमल्स, स्पीसीज, इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कौन से वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं। ठीक है, मंकी हो गया, गोरिल्लाज हो गया, ओकापी अ हॉर्स लाइक एनिमल, हॉर्स की तरह दिखता है, बबून्स हो गए, चिंपैंजीज हो गए, ठीक है, पिजन हो गया, पाइथन हो गया, सेक्सी फ्लाई हो गई। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स दैट लिव इन दिस region. So students, this is your homework. Read page number 43, 44, 45 from your textbook thoroughly for better understanding.